लेक्चर हम यूट्यूब के ऊपर रखेंगे ताकि आप उसको बार बार देख सकेंगे। ठीक है। तो ओके सर जी। हाँ, तो आप सबसे सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। डेटा टाइप। तो आपको पता है क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में कुछ? प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? कुछ नहीं होता है। क्या होता है? नहीं, उतना उतना ज्यादा नहीं पता। ठीक है। सो हियर मैं आपको लिख के देखता हूँ, व्हाट इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको पूरे नोट्स के साथ सारी चीज़ें लिख के दूंगा और यही आपके लाइव नोट्स होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओके। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो हियर यू कैन डिफाइन प्रिमिटिव डेटा टाइप एज फॉलो। ठीक है। तो आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। सो नंबर वन, इट इज़ अ सिंगल वैल्यू डेटा। सिंगल वैल्यू डेटा। जो भी प्रिमिटिव टाइप डेटा होता है वो सिंगल वैल्यू डेटा होता है, मतलब वो उसको एक सिंगल डेटा होता है, मल्टी वैल्यू डेटा नहीं होता है। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप डेटा कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर। तो जो भी डेटा होता है प्रिमिटिव टाइप डेटा, वो डायरेक्टली प्रोसेसर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए उसको कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइप का डेटा जो होता है उसको प्रिमिटिव डेटा कहा जाता है। ओके। थर्ड वन, ओके। प्रिमिटिव टाइप डेटा इज इम्यूटेबल डेटा। इम्यूटेबल। ओके। तो प्रिमिटिव टाइप डेटा इम्यूटेबल होता है, मतलब डेटा वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, वो डेटा चेंज नहीं कर सकते हो। इस टाइप का जो भी ओके। डेटा होता है उसी को प्रिमिटिव टाइप डेटा आप कह सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप, तो पहले हम देखेंगे डेटा के बारे में। ओके। सो हियर डेटा, अगर बात आती है डेटा की, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय डेटा। ओके, व्हाट इज मीन बाय डेटा। तो डेटा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? डेटा क्या है? आप क्या पता है आपको कुछ? हाँ, जिसमें वैल्यूज सेव कर सकते हैं। डेटा डिफरेंट इज एनी टाइप। डेटा इज एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर वन टेक्स्ट, नंबर टू ऑडियो, नंबर थ्री वीडियो, नंबर फोर इमेज, एक्सेट्रा। ठीक है। तो डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ें हैं हम उसको अलग अलग फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई टेक्स्ट है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, या फिर कोई नंबर है। तो ये क्या है? ये डेटा हो गया। तो हमें जो भी कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो हम अलग अलग फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हो गया हमारा डेटा हो गया। ठीक है। अभी हम देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। यहाँ पे डेटा टाइप, डेटा टाइप। ओके। सो जस्ट वन सेकंड। ओके। हो आ रही है सर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा टाइप के बारे में हम देखेंगे। तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? ठीक है। सो डेटा टाइप का मतलब तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे यू कैन डिफाइन डेटा टाइप। सो डेटा टाइप इज a name given to size and format of a specific data। ठीक है।
अब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा है उसकी एक साइज होती है और एक फॉर्मेट होता है, तो उस दोनों को मिलकर एक नाम दिया गया है, उसी को कहा जाता है डेटा टाइप। ओके, सो हियर डेटा टाइप is equal to data type is equal to size of data plus format of data, format of data। ओके, ये दोनों को मिलकर क्या बनता है, डेटा टाइप होता है। तो जो भी हमारा डेटा होता है यहाँ पे, ये जो जो भी हमारा डेटा होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे। एक तो उसकी साइज होती है डेटा की, और सेकंड होता है उसका फॉर्मेट होता है यहाँ पे, फॉर्मेट। ओके, और ये साइज और फॉर्मेट इनसे मिलके क्या बनता है, एक डेटा टाइप। इनको नाम दिया जाता है, तो ये बनता है एक डेटा टाइप। ओके ओके, सो राइट नाउ हियर मैं आपको एक नोट लिख के देता हूँ यहाँ पे। नोट, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज only understand data type not actual data। ठीक है, तो जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको एक्चुअली डेटा का टाइप पता होता है, एक्चुअली डेटा पता नहीं होता। तो बेस्ड ऑन डेटा के टाइप वो ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं, वो उस तरीके से ऑपरेशन उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा टाइप के बारे में। अब देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कितने तरीके के डेटा टाइप है यहाँ पे। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेटा टाइप। ठीक है, तो आपका डेटा टाइप दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप नंबर 1 है यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड नंबर 2 है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बाद में देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर प्रिमिटिव डेटा टाइप, लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले है इसके अंदर, सबसे पहले डेटा टाइप है स्ट्रिंग। इट रिप्रेजेंट textual data, it represents the textual data that can be enclosed within single quote or double quote और बैकटिक। ठीक है, तो जो भी डेटा होता है आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी टेक्सचुअल डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ये एक डेटा का टाइप है, उसके अंदर जो भी डेटा आता है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, मतलब वो डेटा जो कि सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या फिर बैकटिक के अंदर होता है। तो जैसे कि एग्जांपल इसका यहाँ पे बात आती है एग्जांपल की, तो जैसे कि सिंगल कोटेशन में हेलो, या फिर डबल कोटेशन में 1 2 3, या फिर बैकटिक में @ हेलो। सो जो भी टेक्स्ट आता है यहाँ पे, तो
ये क्या हो गया है आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी डेटा आपका सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या फिर बैक टिक के अंदर होता है, उस टाइप का डेटा को आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, सो हियर नोट string is a collection of characters। तो स्ट्रिंग जो होती है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को कहा जाता है। ठीक है, तो बात आती है स्ट्रिंग की, जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा, जो कि सिंगल कोट, डबल कोट या फिर बैक टिक के अंदर वो डेटा एनक्लोज किया जाता है, उसी को सिंगल स्ट्रिंग टाइप का डेटा कहा जाता है। ठीक है, ना सेकंड है यहाँ पे नंबर टाइप का डेटा, ना सेकंड डेटा टाइप है आपका नंबर डेटा टाइप। रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा, इट रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डेटा including integer, floating point, numbers। ओके, सो नंबर एक डेटा टाइप है। इस टाइप का डेटा इंटीजर होता है या और फ्लोटिंग पॉइंट होता है। तो इंटीजर का टाइप का डेटा का मतलब यहाँ पे ये होता है, इंटीजर का मतलब ये होता है न्यूमेरिकल डेटा होता है विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट। एग्जाम्पल 1 2 3 400 124 500। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, इसी को न्यूमेरिकल टाइप का डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप का डेटा मतलब इंटीजर डेटा होता है, जो कि नंबर फॉर्मेट में डेटा होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटीजर टाइप डेटा। एंड नाउ फ्लोटिंग डेटा जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का जो भी डेटा होता है यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉइंट, it is a numerical data with fractional point। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा एक न्यूमेरिकल डेटा होता है, लेकिन उसके अंदर पॉइंट्स में वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम लिखते हैं, जैसे एग्जांपल 10.23 500.40 6000.43। सो एनी डेटा न्यूमेरिकल डेटा विच हैव द फ्रैक्शनल पॉइंट, उसी को बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, उसी को कहा जाता है। ठीक है, सो हियर नंबर फॉर्मेट का जो भी डेटा होता है, उसके अंदर दोनों टाइप के डेटा होते हैं, एक तो इंटीजर यानी फ्लोटिंग पॉइंट, दोनों ही डेटा उसके अंदर होते हैं। ठीक है, नाउ हियर अभी इसके बाद ओके, नंबर ए बी सेकंड, यहाँ पे थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में आता है बुलियन टाइप का डेटा। इट रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन टाइप का जो भी डेटा होता है, उसके अंदर दो ही वैल्यू होती है, एक तो ये ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है।
उस टाइप का डेटा जो होता है उसी को बुलियन नाम दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज अ बुलियन टाइप डेटा। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे फोर्थ नंबर null and undefined। पहले नल के बारे में लिखेंगे। नल इट रिप्रेजेंट an intentional absence of a value। intentional absence of a value। ओके। इसका मतलब यह है कि नल का मतलब क्या है कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि जब भी हम नल यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई किसी तरह का डेटा नहीं है। ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम नल का इस्तेमाल करते हैं। तो नल भी एक डेटा का टाइप है, वो उसके अंदर कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके ना। उसके बाद है नंबर फिफ्थ नंबर है अनडिफाइंड। it is a default data that represent uninitialized variable। ओके। सो अनडिफाइंड जब बात आती है तो अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड, मतलब किसी भी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल बनाया है आपने लेकिन उसके अंदर कोई डेटा आपने रखा नहीं है। तो जहाँ पर भी आपने मेमोरी क्रिएट की है लेकिन वहाँ पे खुद वैल्यू नहीं रखी है तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो इसी को कहा जाता है अनडिफाइंड कहा जाता है। ठीक है। तो हियर ओके सर। राइट नाउ अभी देखेंगे बिग इंट के बारे में। बिग इंट it represent large integer you can use n suffix। ओके। तो अभी यहाँ पे ये जो होता है बिग इंट नाम का डेटा, बिग इंट, तो इसका मतलब ये होता है कि एक लार्ज नंबरिकल डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है जो कि नंबर फॉर्मेट में है, उसी को बिग इंट डेटा कहा जाता है। और उसके लास्ट में हम n सफिक्स लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है, जैसे 92348234 एंड लास्ट में n। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है। तो बहुत बड़ा नंबर होता है उस टाइप का जो डेटा होता है उसी को नाम दिया गया है बिग इंट नाम दिया गया है, जो कि लास्ट में उसके n ये क्या है सफिक्स लगाया गया है, n सफिक्स। ओके। तो इसी को क्या कहा जाता है बिग इंट डेटा कहा जाता है। सो ऐसा नहीं कि बड़ा डेटा, यहाँ पे छोटा भी डेटा आप लगाओगे सफिक्स n लगाओगे स्टिल इट इज कॉल्ड एज अ बिग इंट डेटा, बिग इंट डेटा। तो ये बिग इंट डेटा इसका फॉर्मेट होता है और बेस्ड ऑन दैट फॉर्मेट हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऊपर प्रोसेस करता है। ठीक है। सो हियर उसके बाद है अभी नंबर 7 symbol represent unique identifier। it represent unique identifier
often used as a keys for object properties। ठीक है, तो सिंबल सिंबल भी एक डेटा टाइप है। तो सिंबल रिप्रेजेंट करता है कोई भी यूनिक वैल्यू। ओके, कोई भी यूनिक वैल्यू जो होती है उसी को सिंबल कहा जाता है। सिंबल एक यूनिक वैल्यू जनरेट करता है और इसका मैक्सिमम इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे सिंबल बनाना है आपको, तो यहाँ पे यूज किया जाता है सिंबल। और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, कोई भी की दे सकते हो यहाँ पे। और ये हो गया आपका सिंबल, यहाँ पे आपका सिंबल बनेगा इसके आगे। ओके, तो आप यहाँ पे वेरिएबल लगाओगे सिंबल इस तरीके से, तो ये एक यूनिक वैल्यू आपको क्रिएट करके देगा, यूनिक वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंबल ये डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके किसके अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। और यही डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यही है, सेम। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। ओके ओके सर। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। ओके, ठीक है, अब हम देखेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल, ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, अब मान लो कि हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे बनानी होती है। ओके, या फिर हमारे रियल लाइफ में एक ही फार्मूला चल रहा है, उसी फार्मूले के ऊपर सारी चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ पे होता है इनपुट, फिर उसके ऊपर होता है प्रोसेस, और फिर यहाँ पे होता है आउटपुट। ये इसी फार्मूला के ऊपर सब चीज़ें चल रही है। यहाँ पे एक इनपुट होता है, उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस करते हैं और उससे हमारे कुछ आउटपुट निकलता है। तो सेम प्रोग्रामिंग के भी अंदर यही होता है कि कोई इनपुट हमारा डेटा होता है, यहाँ पे इनपुट होता है हमारा डेटा, इसके ऊपर प्रोसेस जो होती है ये होता है हमारा फंक्शन। ओके, और ये बाहर जो आउटपुट आता है ये होता है हमारी इंफॉर्मेशन। ओके, ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे होता है प्रोग्रामिंग और रियल लाइफ के एग्जांपल के अंदर। अब जो भी डेटा हमें इनपुट देना है, तो इनपुट डेटा देने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है, तब जाके हम उस डेटा के ऊपर बेहतर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कोई सब्जी बनानी है। ओके, जैसे कि पनीर की सब्जी बनानी है आपको, पनीर की। तो पनीर की सब्जी के लिए आपको क्या चाहिए, पनीर चाहिए। ओके, लेकिन आप डायरेक्टली पनीर की सब्जी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको पनीर को किसी न किसी स्टोरेज लोकेशन पे रखना पड़ेगा। तो आप पनीर को यहाँ पे बर्तन के अंदर रखोगे, यहाँ पे आपका पनीर रखोगे, और फिर इसके ऊपर आप क्या करोगे, प्रोसेस अप्लाई करोगे, और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद फाइनली आपका पनीर क्या होगा, रेडी होगा। यस, ओके। तो सेम हियर, जो भी चीज़ हमें जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उसको कहीं ना कहीं एक लोकेशन पे हमें उसको रखना पड़ता है, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो सेम ये जो कंटेनर है ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, और उसके अंदर जो पनीर रखा हुआ है ये पनीर, ये है आपका डेटा। यस सर। ओके, और ये पनीर का जो ये जो बर्तन है यहाँ पे हमने यूज किया है, ये हम रीयूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने पनीर रखा है, फिर पनीर निकालने के बाद हम इसके अंदर कोई चिकन बना सकते हैं, तो ये रीयूज होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर के कंटेंट को हम बदल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो ये हो गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में मैं आपको लिख के दूंगा यहाँ पे, व्हाट इज अ वेरिएबल टेक्निकली अभी। ओके, what is a variable? Okay, you can define variable as follow.
ठीक है, आप वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो नंबर 1, वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर द डेटा, ठीक है। तो वेरिएबल को आप डेटा स्टोर करने के लिए कंटेनर भी कह सकते हैं यहाँ पे। हियर वेरिएबल इज अ म्यूटेबल कंटेनर टू स्टोर डेटा। वेरिएबल क्या है? एक म्यूटेबल कंटेनर है टू स्टोर डेटा, मतलब उसके अंदर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख लो, टेक्निकली वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन where data being stored, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया गया है, उसके अंदर डेटा हम स्टोर करते हैं, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल को थ्योरी में आप इस तरीके से रेफर कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए लाइव नोट्स है, इसी नोट्स का यूज करके आप वेरिएबल पढ़ाई कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। TypeScript is a static programming language that means it need to declare a variable before it use, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक का मतलब क्या है? फिक्स होती है चीज़ें। ओके, तो वेरिएबल हमें वेरिएबल जो है यहाँ पे हमें यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करके रखना पड़ता है। टाइपस्क्रिप्ट को बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे ये डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे पनीर बनाना है, लेकिन पनीर बनाने से पहले ऑलरेडी मुझे ये वो जो बर्तन है वो ला के रखना पड़ेगा। विदाउट बर्तन ला के मैं पनीर नहीं बना सकता। तो पहले मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर मुझे डेटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर अभी देखेंगे हम उसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर्मेट, लैंग्वेज रूल एंड फॉर्मेट। ओके, तो लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं लिखने के और कुछ फॉर्मेट होता है, उसी को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो आपको उसी फॉर्मेट में लैंग्वेज का कोड लिखना होता है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में। तो अभी चलो हम सिंटैक्स के अंदर देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है लेट और कॉन्स्ट और where variable name is equal to value, variable name data type is equal to value। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है यहाँ पे लेट कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल नेम कोलन डेटा टाइप एंड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो तीन चीज़ें हैं वेयर कॉन्स्ट और ये दिस इज कॉल्ड एज अ स्कोप बाइंडिंग, इसी को कहा जाता है स्कोप बाइंडिंग,
स्कोप बाइंडिंग और कमांड टू डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड अवर वेरिएबल नेम, ये जो है वेरिएबल नेम है, इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल नेम। और यहाँ पे ये कुलन है, ये सिंटैक्स है, इसका आपको कुलन देना ज़रूरी है, ये सिंटैक्स इसका फॉर्मेट है, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप किस टाइप का डेटा आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो, टाइप ऑफ डेटा बीइंग स्टोर्ड इन वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा आप क्या करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है ये है ऑप्शनल, इट इज ओके। तो कभी भी चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में दी गई है सिंटैक्स के अंदर, तो वो चीज़ क्या होती है, ऑप्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो डेटा उसके अंदर या फिर नहीं भी दे सकते। तो ये इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स है, ठीक है। तो चलो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे, जिसके अंदर मुझे वेलकम नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं यूज करूँगा लेट, जैसे कि नेम कुलन, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि मैं वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर सारी का वैल्यू लिखना चाहता हूँ, सारी का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्कोप बाइंडिंग कहते हैं इसको, ओके। और ये हो गया आपका वेरिएबल हो गया ये, दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल। और ये हो गया आपका डेटा टाइप, और ये हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। अभी मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर सिटी नाम का वेरिएबल बनाना है, ठीक है। तो व्हेयर भी आप यूज कर सकते हैं या फिर लेट यूज कर सकते हो। तो लेट ये प्रिफरेबल है, उसके बाद हम देखेंगे व्हेयर लेट कॉन्स्ट क्या होता है। लेट सिटी कुलन स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मैं इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे पुणे डबल कोटेशन में मैंने पुणे रखा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, ओके। क्योंकि ये वेरिएबल जो है इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। तो ये डेटा टाइप है इसका, ठीक है। तो चलो अभी मुझे वैल्यू रखनी है, कोई नंबर स्टोर करना है, मान लो मुझे किसी का एज स्टोर करके रखना है, तो इस तरीके से मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। लेट एज कुलन इंटीजर इज इक्वल टू, नॉट इंटीजर, नंबर डेटा टाइप है, इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हो गया नंबर टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो उसके बाद अगर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है बुलियन टाइप का, तो मैं इस तरह से डिक्लेयर करूँगा, लेट इज एक्टिव बुलियन, और इसके अंदर मैं रखूँगा ट्रू वैल्यू। तो ये हो गया मेरा बुलियन टाइप वेरिएबल, ओके। तो इसी को कहा जाता है बुलियन टाइप वेरिएबल, ठीक है। सो राइट नाउ हियर, अभी मुझे इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो मेरे पास कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लॉग मेथड है, तो उसके थ्रू मैं कंसोल पे मैसेज को लॉग कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। अभी मुझे दोनों वेरिएबल प्रिंट करना है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नाम की मेथड है, पहला है एज, मैं यहाँ पे एज दे दूँगा, कॉमा, दूसरा इज एक्टिव, इस तरीके से प्रिंट कर देंगे। तो जैसे भी ये लाइन रन होगी तो आउटपुट आएगा, एज कितना है 50, और इज एक्टिव क्या है ट्रू। इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ आउटपुट,
ठीक है, यहाँ पे। ओके। ओके, अभी मुझे सिंबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है सिंबल का, तो यहाँ पे मैं सिंबल टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। लेट यस टाइप इसका सिंबल है, सिंबल इक्वल टू सिंबल, और यहाँ पे मैं की दूंगा यहाँ पे शीतल। ओके, तो शीतल जो की दी मैंने यहाँ पे, तो ये सिंबल यहाँ पे एक वैल्यू बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिक वैल्यू बना के रखेगा यहाँ पे, यूनिक वैल्यू। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, कैसे प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग मेथड देखिए, यस को प्रिंट करूँगा तो आउटपुट यहाँ पे यूनिक वैल्यू, एक नया वैल्यू जनरेट होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से XABC4338 एक इस तरीके की एक यूनिक वैल्यू क्या होगी आपकी, जनरेट होगी। तो ये हो गया आपका सिंबल टाइप वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड एज ए सिंबल टाइप वेरिएबल, सिंबल टाइप वेरिएबल। ठीक है, तो ये थियरी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थियरी में ये अगर चीज़ें समझती है तो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, हमें ये टाइप करके देखना है और उसका आउटपुट चेक करना है कि वेदर इट इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग आवर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और नॉट। ये कॉन्सेप्ट आपको थियरी में अगर अच्छी तरीके से समझ में आते हैं तो बाद में आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड या। तो हमने डेटा टाइप देखे थे यहाँ पे। ओके, अगर मुझे बिग इंट वाला डेटा टाइप बनाना है यहाँ पे, बिग इंट वाला, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ बिग इंट वाला डेटा टाइप। लेट नम कुलन बिग इंट, और इसके अंदर मैं नंबर रख सकता हूँ 2 3 4, इसके अंदर पॉइंट नहीं होता और लास्ट में n। तो ये हो गया हमारा बिग इंट टाइप वेरिएबल, बिग इंट टाइप वेरिएबल। ओके, ये हो गया हमारा बिग इंट टाइप वेरिएबल। ठीक है, सो हियर इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, और इस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं प्रिंट करूँगा नम, तो आउटपुट आ जाएगा मेरा, जो नम के अंदर ये वैल्यू है 4234n, इस तरीके से मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अभी मुझे नल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं नल टाइप का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। लेट नो वैल्यू, वेरिएबल का नाम है नो वैल्यू, और इसका डेटा टाइप नल, और इज इक्वल टू मैं नल रखूँगा। अगर मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर दूसरा डेटा रखने का, जैसे 40, तो इट विल गिव द एरर। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, नल, और नल टाइप का वैल्यू ही उसके अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ नल ही रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कोई वेरिएबल अनडिफाइंड टाइप का रखना है तो हम अनडिफाइंड टाइप का भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लेट डेटा कोलन अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के अंदर हम यहाँ पे नल भी रख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड के अंदर, और या फिर हम इसके अंदर अनडिफाइंड भी रख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से दोनों ही वैल्यू हम जो इसके अंदर हम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो अनडिफाइंड है इसके अगर अंदर मैं 40 रखूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कौन सा भी डेटा, क्योंकि इसका टाइप जो है उसके ऊपर डेटा स्टोर होता है। तो अनडिफाइंड टाइप है तो यहाँ पे हम सिर्फ अनडिफाइंड ही स्टोर कर सकते हैं और नल स्टोर कर सकते हैं, बाकी दूसरा स्टोर नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनडिफाइंड टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे जो डेटा टाइप्स है, यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। अनडिफाइंड, नल, बुलियन है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है। यहाँ पे अभी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए भी। जैसे आपका डेटा सैलरी है जो कि पॉइंट में है, जैसे लेट सैलरी, और इसका डेटा टाइप आप नंबर लिखेंगे, और सैलरी आपकी 5000.40, तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, पॉइंट डिक्लेरेशन।
दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी नाउ सेकंड अभी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो, इट इज अ प्रोसेस टू स्टोर डेटा इन a variable at the time it create और डिक्लेयर। मेरा अक्षर समझ में आ रहा है ना आपके? यस सर। या सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है, मतलब जैसे भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसी टाइम उसके अंदर हम डेटा रखते हैं, उसी को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे कि अब हमने पहले भी करके लिखा था, लेट मेरा एज ये वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है नंबर। ओके, तो मैंने ये क्या कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज ए वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ डायरेक्टली उसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ 40। तो जैसे ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने वेरिएबल जैसे ही डिक्लेयर करता हूँ उसके अंदर डेटा मैंने पुटअप किया है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसी को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जैसे भी वेरिएबल बनता है उसी टाइम उसके अंदर वैल्यू रखना, इसी को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सारे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हमने यूज किए वाले, जैसे भी वेरिएबल बनता है वैसे ही हमने इसके अंदर डेटा को पुटअप किया यहाँ पे। तो ये सारे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल असाइनमेंट ओके, अब वेरिएबल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस टू स्टोर डेटा into variable after it created। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले वेरिएबल बनता है और बाद में उसके अंदर डेटा हम स्टोर करते हैं, उसी को वेरिएबल असाइनमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में एक वेरिएबल लिखता हूँ नेम नाम से, जैसे कि लेट नेम, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग टाइप का ये वेरिएबल मैंने बनाया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब मैंने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसके अंदर कोई डेटा रखा नहीं है। ओके, अब मैं इसके अंदर डेटा रखना चाहता हूँ, नेम इज इक्वल टू शीतल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल असाइनमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। मतलब सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और फिर उसके अंदर हमने वैल्यू हमने क्या कर दी, रख दी, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर लेना है, मान लो लेट एज है, यहाँ पे एज नंबर हमने लिखा है और बाद में मैं एज के अंदर वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल असाइनमेंट। या फिर मैं और एक बार उसके अंदर वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ 40, तो ये भी क्या हो गया, वेरिएबल असाइनमेंट।
अब जितनी बार वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखोगे उसी को वेरिएबल असाइनमेंट कहा जाता है। और फाइनली मैं इसको प्रिंट करूँ console.log एज, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट 40, क्योंकि लास्ट वाला जो आपने असाइन किया है वही उसके अंदर स्टोर होके रहेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे वेरिएबल का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। ओके, जैसे मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जैसे लेट एक्स ये है नंबर और इसके अंदर मैं 30 रखता हूँ। तो जैसे भी मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे मेमोरी ऑटोमेटिक इस तरीके से हमारा रैम होता है, उसके अंदर मेमोरी होती है, तो मेमोरी ब्लॉक इस तरीके से होते हैं यहाँ पे मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर के लिए एक स्लॉट असाइन हो जाएगा। मान लो ये स्लॉट असाइन हो गया और इसके अंदर वैल्यू कितनी चली गई है 30 और इसको नाम दिया गया है एक्स। ओके, और इसका भी एक मेमोरी एड्रेस होगा इस तरीके से। अगर मुझे ये 30 वैल्यू को रेफ़र करना है तो मुझे किसको रेफ़र करना पड़ेगा, एक्स को रेफ़र करना पड़ेगा। ओके, जैसे भी मैं एक्स को रेफ़र करूँगा ऑटोमेटिकली ये 30 वैल्यू को रेफ़र करेगा। तो ये इंटरनली इस तरीके से होता है। आप जितने वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे मैं लेट नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, नेम स्ट्रिंग और इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा है शीतल। ओके, तो शीतल नाम लिखा है तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे एक लोकेशन आ गया है जिसका नाम नेम है, उसकी वैल्यू है शीतल और इसका मेमोरी लोकेशन कोई तो भी नया हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। तो इस तरीके से आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो भी हमारा डेटा रन होता है तो रन होने से पहले मेमोरी के अंदर आता है और फिर उसके ऊपर प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन वर्क होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एंगुलर के अंदर कोडिंग जब करोगे तो आपको यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है सेम टाइपस्क्रिप्ट की। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है, बोलो। तुमच्या मनावर सर। आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा हो गया या फिर कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ के भी ध्यान में तो बैठना चाहिए, पूरा ध्यान में बैठ रहा है आपके? यस सर, बैठ रहा है। ठीक है, अभी हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा है। अभी हम सेकंड टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन देखेंगे, टाइप इन्फेरेंस। टाइप इन्फेरेंस TypeScript automatically determine data type of a variable at the time of initialization ठीक है, तो टाइप इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल विदाउट डेटा टाइप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका जो उसके अंदर जो वैल्यू हमने रखी है बेस्ड ऑन दैट वैल्यू उसकी डेटा टाइप कंसिडर करेगा। किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेट नेम और उसका डेटा टाइप नहीं लिखा डायरेक्ट, उसके अंदर मैंने शीतल नाम लिखा है। तो अभी यहाँ पे देयर इज नो डेटा टाइप। ओके, देयर इज नो डेटा टाइप डिक्लेयर ओके,
but type is unfair, but type is unfair। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बेस ऑन अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी है, शीतल। शीतल ये किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो ऑटोमेटिकली ये नेम का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है टाइप इन्फरेंस। तो इंटरनली ये स्टेटमेंट ऐसा होता है, लेट नेम कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू शीतल। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस, और ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये व्हाट इज द टाइप इन्फरेंस। ओके। व्हाट इज द टाइप इन्फरेंस। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट सिटी, और मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी पुणे। ठीक है। तो लेट सिटी इक्वल टू पुणे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुणे का डेटा टाइप कौन सा है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो बेस्ड ऑन डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इट डिटरमाइन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। तो इसका इंटरनली इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, लेट सिटी कोलन स्ट्रिंग और इज इक्वल टू पुणे। ठीक है। अगर बाद में कोई नंबर है जैसे कि लेट एज इज इक्वल टू 40, तो 40 का टाइप कौन सा है, नंबर। तो ऑटोमेटिकली एज का टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया। तो ये इसी को इंटरनली इस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट करता है, लेट एज नंबर इज इक्वल टू 40। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस कहा जाता है। क्या, टाइप इन्फरेंस। और इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, इसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन। क्या कहा जाता है, टाइप एनोटेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन, टाइप एनोटेशन का मतलब क्या है, हम एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप मेंशन करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने डेटा टाइप मेंशन किया है, यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन किया है। तो जहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप मेंशन करते हैं, उसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन। और विदाउट डेटा टाइप अगर हम किसी वेरिएबल को लिखते हैं, तो उसी को कहा जाता है टाइप इन्फरेंस कहा जाता है। ठीक है। सो नाउ अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एक्स और सेमीकोलन। जैसे भी मैंने लेट एक्स सेमीकोलन दे दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट के एक्स के अंदर क्या जाता है, ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड जाता है। क्या जाता है, अनडिफाइंड। ओके। तो अनडिफाइंड मतलब कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ओके, ये डिक्लेयर किया है, लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है या एक्सप्लिसिटली नहीं रखी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर अनडिफाइंड चला जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेट सिटी और इसका डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखा है। ठीक है। लेकिन जैसे मैं प्रिंट करूँगा console.log, सिटी को प्रिंट करूँगा इसे, तो आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ओके। मतलब अगर वेरिएबल के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है हमने, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अनडिफाइंड ये चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वेरिएबल की ये जो बेसिक है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और अगर ये आपको अच्छी तरीके से पता है, तो आगे जाके आपको कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई आप आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है। ओके सर। ठीक है। आगे का भी लेता हूँ थोड़ा समय। ठीक है। आगे हम देखेंगे एनी टाइप। एनी टाइप, जैसे मान लो कि हियर
it is used to variable can hold any type of value। ठीक है, तो वेरिएबल एनी टाइप ऑफ वैल्यू होल्ड करने के लिए एनी टाइप यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एनी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट, जैसे कि नेम स्ट्रिंग इज इक्वल टू शीतल, मैंने नेम लिखा है यहाँ पे शीतल। तो इस नेम के अंदर मैं अगर कोई दूसरी वैल्यू रखना चाहता हूँ, नेम इक्वल टू 40, तो दिस विल नॉट अलाउड, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है, लेकिन इसी को मैंने ऐसा लिखा लेट नेम कोलन एनी और इज इक्वल टू लिखा शीतल। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड है, लेकिन फिर मैंने नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू 40 लिखा, फिर भी ये वैलिड है, फिर भी क्या है, ये वैलिड है। तो एनी का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई वेरिएबल एनी नाम से डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल के अंदर आप एनी टाइप ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकते हो उसके अंदर। ओके, चाहे ज़रूरी नहीं है कि जो डिक्लेरेशन किया है वही डेटा स्टोर करना है, एनी टाइप ऑफ डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बाद में इसके अंदर मैं इसके अंदर मॉडिफाई करके डेटा नेम इज इक्वल टू ट्रू इस तरीके का बूलियन डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ, ये भी वैलिड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी चीज़ वैलिड है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग नेम, तो लास्ट वाला जो मैंने रखा था ट्रू, तो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ओके इस तरीके से क्या होता है, ये वर्क होता है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर ठीक है, आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम कल ले लेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, आपके फिर सिर के ऊपर से चला जाएगा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, तो